हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं नेपाल के काठमांडू शहर का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी जानकारी देना चाहूँगा। मेरा बचपन ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था तब मेरे पिता की मौत हो गई और मेरी माँ बड़ी मुश्किल से मुझे पाल रही थी। कभी किसी के घर में बर्तन मांजना तो कभी किसी ढाबे में काम करना। मेरी माँ ने मुझे बड़ी मुश्किल से पाला था और मैं बहुत ही डरपोक रहा, क्योंकि मेरी माँ हमेशा मुझे कहा करती थी, कोई भी परेशानी घर तक मत लेकर आना। तुम्हें स्कूल में पढ़ा पा रही हूँ, किसी से लड़ना मत। अगर कोई झगड़ा बढ़ा तो सब लोग अमीर हैं, वो तुम्हें इस तरह डरा देंगे और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। कोई नुकसान मत करना। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं नुकसान की भरपाई कर पाऊँ। इसीलिए स्कूल में जब भी कोई मुझसे झगड़ा करता था मैं सर झुका लेता था। मन करता था, गुस्सा आता था, लेकिन खुद को रोकना पड़ता है। मजबूरियां जब बेड़ियां बनकर आपके पाँव को जकड़ लें तो आप हिल नहीं पाते, और मैं भी ऐसा महसूस कर रहा था। मेरा बचपन डर डर कर निकला था। मैं खेलने तक नहीं जाता था। मैं बस अपने घर के बाहर जाता, कोई मुझे मिलने के लिए आता तो मैं शर्मा कर घर में छिप जाता। मैं इतना डरा इसलिए करता था कि दोस्तों को घर ला नहीं सकता था। बहुत टूटा फूटा सा घर था और मैं बाहर किसी के पास जा नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास खेलने तक के पैसे नहीं थे। एक गेंद पूरे बचपन में मैं खरीद नहीं पाया था और माँ का साथ देना मेरे पास आखिरी रास्ता रह गया था। स्कूल से मैं आता और काम के लिए चला जाता। यहाँ पर बच्चे काम नहीं कर पाते, लेकिन छिप छिप कर हम काम कर ही लेते हैं। यहाँ कई बार पुलिस वाले आते और वो मुझसे पूछते, कहीं तुम्हें यहाँ काम पर तो नहीं रखा गया? और मैं कह देता, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ वैसे ही मस्ती करने के लिए आ जाता हूँ। ये कहकर मैं चुपचाप वहाँ पर काम करता रहता। कभी कभी पुलिस वाले पकड़ भी लेते और 100 रुपये देकर मैं बच जाता। इस तरह मेरी ज़िंदगी निकलती जा रही थी और मैं कॉलेज तक बड़ी मुश्किल से पहुँचा था, लेकिन माँ को भी एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। इस तरह मैं भी रोज़ छोटा मोटा काम करके अपना गुजर बसर कर रहा था। अब तक कभी भी मैंने जितने पैसे कमाए 1 रुपया भी अपने ऊपर नहीं खर्चा था। या तो कुछ कपड़े लेता या घर का सामान ले आता। मैंने अय्याशी के लिए 1 रुपया भी नहीं उड़ाया था। एक खिलौना बचपन में खरीद नहीं पाया था और अब ऐसा लग रहा था जैसे मैं डरपोक ही रह गया। कोई भी झगड़ता मैं सर झुका लेता और कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते ये आदत मुझे बर्बाद करने वाली थी। लेकिन कॉलेज में एक बात की खुशी थी, स्कूल में यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ती, और जब भी मेरी यूनिफॉर्म खराब हो जाती माँ को नई यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ती। कॉलेज में आप जो भी कपड़े पहन सकते हैं। मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े थे और मैं बदल बदल कर सिर्फ वही पहना करता था। मैं सोच चुका था शादी कभी नहीं करूँगा। अगर मैंने शादी कर ली तो मैं गुजर बसर कैसे कर पाऊँगा? और कोई भी ऐसी लड़की जो इस तरह गरीब लड़के से शादी कर ले शायद यहाँ अब मौजूद नहीं है। कॉलेज में पढ़ूंगा, इसके बाद अच्छी नौकरी करूंगा और अच्छा घर बनाऊंगा। शायद तब तक जवान रहा तो शादी भी कर लूंगा, लेकिन लगता नहीं ऐसा होगा। ये कॉलेज का पहला सेमेस्टर था और पहले सेमेस्टर मैं बिल्कुल सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता। कोई भी मुझसे कोई सवाल पूछता तो मैं पढ़ने में काफ़ी तेज़ था, जल्दी से वो जवाब दे देता। मेरे पास और कोई काम भी तो नहीं था। जैसे ही मैं काम करके घर पहुंचता रात को किताबों में घुस जाता। कोई दोस्त नहीं बना था मेरा, इसलिए किताबें ही मेरी दोस्त थी और यहाँ पर जो भी सवाल पूछा जाता सबसे पहले मैं जवाब देता। लेकिन कॉलेज में स्कूल जैसा माहौल नहीं होता। यहाँ पर कई लड़के लड़कियों को इस बात का बुरा लग जाता है कि मैं उनसे होशियार हूँ, क्योंकि मैं ये गरीबों जैसे कपड़े पहने एक गंदी सी बदबू छोड़ता हुआ इस कॉलेज में पहुंचता था और वो मुझसे दूर हो जाते थे। लेकिन पढ़ने में मैं बहुत ज़्यादा तेज़ था, इसलिए उन्हें जलन होती थी और वो लड़ने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहते थे। मैं बस सर झुकाए सवालों के जवाब देता और आंखें झुका लेता। वो घूरते, लड़ने के लिए आते, मैं खुद माफ़ी मांगता और वहाँ से निकल जाता। मैं ये तक देख नहीं पाया था मेरी क्लास में कितने लड़के पढ़ते हैं, कितनी लड़कियां पढ़ती हैं। लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में कोई दोस्त लिखा होता है जो उसकी मदद करता है। यहाँ क्लास में एक लड़की थी, ईशा। मैंने कभी आंख उठाकर उसकी तरफ देखा तक नहीं था और मैं उसका नाम तक नहीं जानता था।
लेकिन उस शाम जब कॉलेज खत्म हो गया था, टीचर वहां से जा चुके थे। उन्होंने मेरी किताब कहीं पर छिपा दी थी। मैं झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता था और उन्होंने कहा था किताब तो 6 बजे मिलेगी। मैं भी इंतज़ार करता रहा और शायद गलती से ईशा भी वहाँ से जा नहीं पाई थी। उसकी सहेलियों ने भी उसे रोक लिया था। वो उससे कुछ सवाल करना चाहती होंगी। मैं 6 बजे तक इंतज़ार करता रहा और मेरे लिए जाल बिछाया गया था। 15 लड़के थे जिन्होंने मुझे घेर लिया था और अब तो कोई टीचर भी नहीं था जो मुझे बचाता। दरवाजे को बंद कर दिया गया था। जितनी लड़कियां अंदर थीं उन्हें भी जाने नहीं दिया जा रहा था और अब मेरी पिटाई की बारी थी। उन्होंने घेर लिया और मेरे कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। हमेशा मैं झगड़े से बचा करता था। मैं हमेशा माफ़ी मांग लिया करता था, लेकिन मेरे पास 2 जोड़े ही कपड़े थे। ये भी फट जाते तो हर रोज़ एक ही कपड़े पहनने पड़ते और ऐसा मैं नहीं कर पाता। मैं उन्हें रोक रहा था और वो मान ही नहीं रहे थे। इसके बाद मैं उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता रहा। मैंने अपनी नज़रें झुकाए रखी ताकि किसी भी तरह से हिंसक ना लगूं, लेकिन उन्होंने मुक्के मार मार के मेरे चेहरे पर निशान डाल दिए थे। वो मुझसे पूछे जा रहे थे, कोई भी लड़का इतना डरपोक कैसे हो सकता है? इतना मारा, हाथ तो उठाना चाहिए था। इसके बाद वो मेरे कपड़े फाड़ने लगे थे और मैं बार बार बचने की कोशिश करता। उन्होंने मेरी वो किताब भी फाड़ दी थी। मैं अब रोने लगा था। उनसे अब भी माफ़ी मांग रहा था। मैंने क्या गलती कर दी है? सबने मेरे कपड़े फाड़ने के लिए मेरे बाजू मेरी टांगे पकड़ ली और मैं रो रो कर माफ़ी मांगता रहा। मुझे बचाने के लिए एक ही लड़की आई थी, ईशा। पता नहीं उसे क्या हुआ, बहुत गुस्से में आई और जैसे 15 लड़कों को धक्का दिया था उसने। सब पीछे गिर गए। एक लड़की में इतनी ताकत, हर कोई हैरान हो चुका था। लेकिन बार बार वो उठते और वो बार बार पकड़कर उन्हें गिरा देती। उसने हर एक को एक एक मुक्का मारा था और वो 15 के 15 लड़के उसे हाथ तक ना लगा पा रहे थे। उसे कराटे आते थे और इतनी तेज, जैसे कोई साउथ की मूवी ही मेरी आंखों के सामने चल रही हो। मैं हीरोइन जैसा लग रहा था और वो हीरो जैसी लग रही थी। ईशा ने सबकी इतनी धुलाई की कि वो उस कमरे से भाग निकले थे, लेकिन गालियां देकर गए थे कि जब भी मैं अकेला उन्हें मिला तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। आज तो मैं बच गया, लेकिन मैं ईशा का धन्यवाद करता भी तो कैसे? मैं तो बस उन किताब के पन्नों को समेटने में लग गया था। मैं नई किताब नहीं ले सकता था, बड़ी मुश्किल से ही तो ये ली थी, वो भी मांग कर। मैं पन्नों को समेटता गया और जैसे ही बाकी पन्नों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ईशा ने मुझसे कहा था, तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं, कल मैं ला दूंगी। मैं जानती हूँ कि पैसों की कमी कुछ लोगों के लिए बड़ी समस्या होती है। मैं समझ गई थी। जब तुम उनसे लड़ नहीं पा रहे थे, मैं जानती थी इसके पीछे का कारण क्या है। नई किताब मैं ला दूंगी, मेरे पास वैसे भी 2 पड़ी हैं। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे भाई के कपड़े मेरे पास आए हुए हैं, मैं उन्हें फेंकने वाली थी। क्या तुम लेना पसंद करोगे? मैंने सर झुकाकर हामी भर दी थी और ईशा मुस्कुराते हुए वहां पर गई थी। पहली बार किसी ने मेरी मदद की थी। एक गरीब की मदद कोई नहीं करता। बचपन में जब क्लास के लड़के पीटा करते थे, मेरी मदद के लिए कोई नहीं आता था। अच्छाई बुराई बस किताबों में ही ये बातें की जाती हैं। जब हम असली दुनिया में आते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। इस लड़की ने मेरी मदद की थी और उसके बाद उस शाम मैं बाहर निकला था तो वो बाहर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी और कोई नहीं था वहाँ पर। वो अकेली थी और मैं भी अकेला। मैं थोड़ा सा घबरा भी रहा था, कहीं मुझे पीटने के लिए वो लड़के कहीं पर छिपे हुए तो नहीं। लेकिन ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलते हैं। तुम्हारा घर किस तरफ है? मैंने कहा, मेरा वो सामने की तरफ। उसने कहा, हाँ मेरा उससे आगे है। मैं 8 किलोमीटर हर रोज़ साइकिल चलाकर जाती हूँ। वो पहाड़ियों के ऊपर, वो पीछे वाली दिख रही है ना, वहाँ पर ही मेरा घर है। मैं जब तक तुम्हारे साथ चलकर जाती हूँ, थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। मैं उसके साथ चल रहा था और वो बातें किए जा रही थी। कभी कोई दोस्त नहीं बना था। पहली बार कोई लड़की थी जो मुझसे बात कर रही थी और उसकी बातें भी बहुत मजाकिया, बार बार मुझे हंसा देती। मेरे चेहरे पर कुछ चोट लगी थी जिसका दर्द मुझे हो रहा था, लेकिन उस लड़की की बातों ने जैसे वो दर्द भी गायब कर दिया था। मेरे घर तक का सफ़र कब निकल गया मैं जान ही नहीं पाया और उसके बाद वो मुस्कुराती हुई उस साइकिल को लिए उस पहाड़ी की तरफ निकल पड़ी। घने जंगल के बीच से होकर वो रास्ता जाता था। अकेली लड़की, उसे डर नहीं लगता।
मैं सोचे जा रहा था, लेकिन मैं उसकी मदद भी तो नहीं कर सकता था, करता भी तो कैसे। अगला दिन वो किताब भी लेकर आई थी और कपड़े भी लेकर आई थी, एक बड़ा सा बैग। उसने मेरे घर के बाहर ही खड़े होकर मुझे आवाजें लगाना शुरू कर दी। मेरी माँ मुझसे कहे जा रही थी, कोई लड़की है, तुम्हें बुला रही है। मैं जैसे ही बाहर पहुंचा, वो एक बैग लेकर आई थी और एक किताब। बैग उसने मुझे थमा दिया और कहा, जल्दी से कोई कपड़े पहन लो, कॉलेज जाने का समय हो गया है, अब तुम नए कपड़े पहनना। मैं वो बैग अंदर जाकर खोल पाया था, हर नया कपड़ा उसमें मौजूद था। उसका भाई इतने नए कपड़े छोड़ गया और मेरे लिए। मैंने उनमें से एक जोड़ी कपड़े पहने और उससे कहा भी था, तुम्हें इस तरह नए कपड़े मेरे लिए लाने नहीं चाहिए थे, तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। उसने कहा, नहीं नहीं, ये मेरे भाई के पुराने कपड़े हैं। मैंने कहा, पुराने कपड़े? बिल्कुल नए जैसे, एक दाग तक नहीं और कई पर तो टैग तक लगा हुआ है। उसने कहा, मेरा भाई ऐसा ही है, हमारे पास पैसे बहुत हैं, लेकिन मेरा भाई उजाड़ता रहता है और मुझे साइकिल बहुत पसंद है। पिता ने कहा था तुम्हारे लिए कोई बाइक ले दूं, मैंने ली ही नहीं, कोई स्कूटी नहीं ली, कोई गाड़ी नहीं ली, मुझे साइकिल पसंद है। जल्दी करो, कॉलेज में लेट नहीं होना। यह कहते हुए हम जल्दी जल्दी कॉलेज की तरफ बढ़ गए थे। अब हर रोज़ की बात हो गई थी, क्योंकि वो लड़के मारने के लिए मेरे करीब आते और ईशा हर बार मुझे बचा देती। मैं अब उसे पसंद करने लगा था और उसके पास ही बैठता। मैं एक शर्मीली लड़की की तरह हो गया था जो लड़कों से बचा करता था और वो मर्द की तरह हर बार मुझे बचाया करती थी। ऐसा लग रहा था वो इस फिल्म की हीरो है और मैं हीरोइन। ये बात मैं बता चुका हूँ ना, लेकिन क्या करूँ, मैं अपने एक्सप्रेशन आपके सामने शो कर ही नहीं पा रहा हूँ। अगला 1 महीना मैं हर रोज़ उसके पास बैठता। एक तो वो खूबसूरत बहुत थी और हर लड़का उसे पसंद भी करता था, लेकिन बोल नहीं पाता था, क्योंकि 15 लड़कों को अकेली ने पीट दिया था तो किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी उससे पूछने की। कई बार लड़के उसके करीब आते और बार बार वो मेरा हाथ पकड़ लेती और कहती, देखो तुम्हें पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही किसी और को पसंद करती हूँ। पहली बार जब उसने ये किया था मेरे मन में लड्डू फूटे थे, लेकिन बाद में कुछ ही समय बाद उसने कह दिया था, देखो तुम दिल पर मत लगा लेना, उन्हें भगाने के लिए मैं ये कहती हूँ, वैसे भी मैं किसी को प्यार नहीं कर सकती, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। ये कहा था उसने। कभी कभी मेरा दिल टूट जाता और कभी कभी वो इतनी अच्छी बातें करती मुझे लगने लगता कि वो पट चुकी है, फिर बाद में गुस्सा करने लगती। मैं समझ ही नहीं पा रहा था उसका स्वभाव कैसा है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत अच्छी थी। मैं जो किताब मांगता वो ला कर देती, मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। उसने मुझे एक अच्छी नौकरी पर भी लगवा दिया था। उसकी जैसे जान पहचान थी, वो मेरे लिए हर चीज़ कर पा रही थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश। उसने जैसे मेरे अंदर हिम्मत भर दी थी। मैं अब हीरोइन बनकर नहीं मरना चाहता था, हीरो बनना चाहता था। हर लड़की को ऐसा हीरो ही तो पसंद होता है, कोई शर्मीली लड़की जैसा लड़का नहीं। तो मैं भी अब हिम्मत दिखाने लगा था। वो लड़के जब मुझसे लड़ने के लिए आते, मैं ईशा के आगे खड़ा हो जाता और कहता, अब तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं, इन्हें तो मैं संभालता हूँ। मैंने 2 लड़कों को पीटा था क्योंकि काम अच्छा मिल गया था, कमाई अच्छी होने लगी थी, अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं रही थी। 2 को पीटा था, तब जाकर मुझे पता चला मैं तो बचपन से ऐसे ही डरता रहा। उस लड़की ने ऐसी हिम्मत भरी थी कि अब मैं हिम्मत वाला बन गया था और ये हिम्मत के कारण जैसे उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। क्या करूं, कैसे बताऊं उसे? हर बार बताने के लिए उसके सामने जाता, मेरी ज़बान जैसे थम जाती और वो मुस्कुराती ऐसे कि मैं दिल की बात बाहर कह ही नहीं पाता, बस उसकी बातें सुनता रह जाता। और एक शाम जब वो अपनी साइकिल लेकर उस पहाड़ी की तरफ बढ़ रही थी, मुझे लगा मुझे उसके घर जाना चाहिए। कई बार मैंने उससे कहा था कि मुझे अपने घर नहीं ले जाओगी। वो कह रही थी, नहीं नहीं, मेरे भाई बहुत गुस्से वाले हैं, अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया, देखो तुम्हारे लिए परेशानी हो जाएगी। उन्होंने साफ साफ कहा है, किसी लड़के के पास मत जाना, किसी को बुलाना मत, यहाँ शहर के लड़के अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम्हारे बारे में पता चला परेशानी में फंस जाओगे। इसी कारण उस शाम मैंने भी अपने दोस्त की एक साइकिल उधार पर ले ली थी। मैं उस साइकिल के सहारे ईशा का पीछा करता जा रहा था। दूर से मैं देख रहा था साइकिल से किस तरह से वो पहाड़ी के ऊपर चढ़े जा रही है, लेकिन ऊपर तो कोई घर नजर नहीं आ रहा था। आखिर वो पहाड़ी पर रहती कहाँ पर है? घबराहट सी हो रही थी क्योंकि वो साइकिल काफ़ी धीमी चला रही थी और वहाँ पेड़ बहुत घने, अंधेरा जल्दी हो जाता है वहाँ पर। और
उस अंधेरे में भी ईशा साइकिल चलाकर आगे जाए जा रही। पहाड़ी तक पहुंची थी वो। उस पहाड़ी पर जैसे ही वो ढलान की तरफ गई, दिखना बंद हो गई। और मैं जब पहाड़ी पर पहुंचा और ढलान की तरफ साइकिल चलाने लगा, वो पूरी की पूरी सड़क पर कोई नहीं। आसपास घना जंगल सा बना हुआ और वो कहाँ गायब हो गई कुछ पता ही नहीं। लेकिन मैं उस रास्ते से आगे बढ़ा। वो पहाड़ी के शिखर पर रास्ता भी बंद हो जाता है और उसके बाद मुझे ईशा मिली ही नहीं। पूरी पहाड़ी पर ढूंढा था मैंने, लेकिन ईशा का कोई निशान तक नहीं। मैं पहाड़ी पर ईशा को आवाज़ लगाना नहीं चाहता था। मैं घबरा सा गया था, कहीं वो कहीं गुम तो नहीं हो गई, भटक तो नहीं गई। यहाँ तो कोई घर मौजूद नहीं है। क्या उसने मुझसे झूठ बोला? मन में कई सवाल थे और जवाब के लिए आवाज़ तो लगानी थी। मैंने आवाज़ लगाई, ईशा, ईशा, कहाँ हो? जल्दी से बाहर आ जाओ। मजाक मत करो, मुझे पता है, तुम जानती हो मैं तुम्हारे पीछे आ रहा था। और उस पहाड़ी पर एक बड़े पेड़ के पास एक लंबा चौड़ा तगड़ा लड़का खड़ा था। उसने नए से चमकीले कपड़े पहन रखे थे। उसकी जीन के आगे कट से लगे हुए थे और एक खास निशान बना हुआ था। ये पैंट मैं भी पहने हुए था, यानी कि ये ईशा का भाई है। और ईशा ने बताया था उसका भाई बहुत गुस्से वाला है। पेड़ के पास खड़ा वो मुझे घूरे जा रहा था और घबराहट के मारे मेरा बुरा हाल। तभी बात बदलते हुए मैं इधर उधर देखने लगा और कहने लगा, अरे यार, शहर में जाना था, पहाड़ी पर कैसे चढ़ गया? मैं साइकिल लेकर पीछे की तरफ भागना शुरू हो गया। मैं पहले ईशा से मिलने आया था, लेकिन उसके भाई को देखकर मेरी हालत इतनी पतली हो गई कि मैं भूल गया ईशा क्या चीज़ है। मैं सीधा शहर की तरफ निकला। मुझे 7 से 8 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ा, तब जाकर घर पहुंचा था। दिल की धड़कन बहुत तेज़। कहीं उसके भाई को शक तो नहीं हो गया? कहीं वो ईशा को चोट तो नहीं पहुंचाएगा? जिस तरह ईशा बताया करती थी, उसका भाई बहुत ताकतवर है और वो बहुत कुछ कर सकता है। कहीं वो ईशा को चोट ना पहुंचा दे और कहीं वो कॉलेज से उसे हटा ना ले, तब मैं ईशा से कैसे मिल पाऊंगा? मेरी ज़िंदगी की वो दोस्त जिसने मुझे बदल कर रख दिया था, अब उससे दूर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मेरी ज़िंदगी बन गई थी, उसके बिना मैं ज़िंदा नहीं रह पाता। अगले दिन सुबह 9 बजे तक इंतज़ार किया था मैंने, ईशा आई ही नहीं। मैं अकेला गया था कॉलेज और उस टेबल पर बैठा मैं ईशा का इंतज़ार करता रहा। वो पूरा दिन नहीं आई। उसने बताया भी नहीं था कि वो छुट्टी करने वाली है। उसने कुछ नहीं कहा था। उस शाम घर आते आते निराशा घिर चुकी थी। उसके अगले दिन मैं 10 बजे तक घर के बाहर इंतज़ार करता रहा, वो आई ही नहीं। फिर मैं कॉलेज गया और कॉलेज पता चला कि ईशा अब कॉलेज आ ही नहीं रही, आज भी नहीं आई। 3 दिन और इंतज़ार किया और ईशा कॉलेज आई ही नहीं। जैसे वो कॉलेज छोड़ चुकी थी और मेरा दिल बैठा बैठा जा रहा था। पहले तो उसके भाई से मैं डर रहा था, लेकिन आज लगा था मुझे चाहे जो हो जाए मुझे ईशा को मिलना ही होगा। कहीं वो मुझे छोड़कर चली ना जाए। उस पहाड़ी पर मुझे पहुंचना होगा। ये शाम के 6 बजे का वक्त था और मेरे पास साइकिल तक न थी। 8 किलोमीटर का सफ़र बहुत समय में पूरा होता, लेकिन मैं क्या करता। इश्क का नशा जो चढ़ा हुआ था और वो इश्क ईशा के लिए था। बढ़ता गया मैं उस पहाड़ी की ओर, चढ़ता गया उस मुश्किल पहाड़ी पर। कदम मेरे बहुत तेज चल रहे थे। ये आग का असर था, प्यार की आग। और मैं पहाड़ी पर चढ़ता चढ़ता 1.5 घंटे में 8 किलोमीटर का सफ़र तय कर पाया। कई बार मैं भाग कर चढ़ा था। मैं बस ईशा को एक बार मिलना चाहता था। उस पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर मैं ढूंढ रहा था कोई घर। मैं ये कह दूंगा कि मैं बस ईशा को देखने के लिए आया हूँ। यहाँ प्रिंसिपल ने कहा है कि ईशा को कुछ हुआ तो नहीं, बहाना लगा दूंगा। भले ही उसका भाई शक करे, लेकिन जान तो जाऊंगा ना ईशा क्यों नहीं आ रही। उस पहाड़ी के ऊपर घर ढूंढ रहा था मैं, आसपास भटकता रहा। पूरी पहाड़ी पर कोई घर नहीं था। वो सड़क भी पहाड़ी तक ही जाती थी और टूटी फूटी थी। सड़क बनी है लेकिन कुछ और नहीं बना। कहाँ रहती होगी ईशा? मैं 2 घंटे तक वहीं पर रहा था। ये लगभग 9:30 बजे का समय था। मैं बस पहाड़ी पर रो रहा था एक पेड़ के पास। ना उसका भाई नजर आया था, ना ईशा नजर आई थी। तब मैं तंग आकर आवाजें लगाने लगा था। ईशा, ईशा, कहाँ हो? मैं आवाजें लगाता गया।
मेरा मन बैठा बैठा जा रहा था और मैं आवाज़ें लगाता गया। तब एक पेड़ के पीछे वो लंबा चौड़ा तगड़ा लड़का नजर आया था। वो घूर रहा था मुझे, लेकिन मैं ईशा के बारे में जानना चाहता था। मैं सीधा उस तरफ बढ़ चला और उससे पूछने लगा, देखो तुम ईशा के भाई हो ना? कुछ दिनों से ईशा कॉलेज नहीं आ रही। मैं बस जानना चाहता था वो ठीक तो है ना? लेकिन ईशा का भाई कुछ बोला नहीं। उसकी लाल लाल आंखें थीं। वो गुस्से से भर गया था, लेकिन शरीर से निकलने वाला वो काले रंग का धुआं, इंसानों से ऐसा धुआं नहीं निकलता। मैं जानता हूं ये कोई प्रेत लग रहा था। उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा डरावना भी लग रहा था। वो तगड़ा शरीर अगर मुझे पकड़ लेता शायद मैं बच ना पाता। घूरने लगा था और मेरी तरफ बढ़ने लगा था। उसके वो बड़े बड़े दांत, वो भयानक प्रेत का रूप था और मैंने भागना शुरू कर दिया। वो मेरे पीछे भागने लगा था और अब मैं ये भी जान नहीं पा रहा था ईशा के साथ क्या हुआ। कहीं इस प्रेत ने ईशा को मार ही तो नहीं दिया। मैं उस पहाड़ी से नीचे उतरना चाहता था, तभी मेरी कलाई पकड़ ली एक लड़की ने। उस लड़की ने काला चोला पहन रखा था और उसकी पतली सी वो बाजू देख मैं पहचान गया ये ईशा है। उसने मेरी कलाई पकड़ी और खींचती हुई ले गई पहाड़ी की एक तरफ। उसका भाई उस रास्ते से नीचे भागा जा रहा था और वो ईशा मुझे एक पेड़ के पास लेकर गई और उसका हाथ, उसमें आग लगी हुई थी। उसने आग से चारों तरफ धुआं सा बनाया, सफ़ेद रंग का धुआं, और हम उस धुएं में फंस गए। जैसे धुएं में लोप से हो गए। वो मुझे भगाती रही। आसपास पेड़ तक ना आ रहे थे, ये सड़क दिख रही थी। वो सफ़ेद धुएं में जैसे सड़क पर भगाई जा रही थी। बहुत दूर जाकर एक तालाब के पास रुके थे और वहाँ उसने वो काला चोला उतारा और गुस्से में मुझे कहने लगी, तुम पागल हो, यहाँ क्यों आए? तुम्हें कहा तो था मेरा भाई बहुत गुस्से वाला है। तुम पहाड़ी के ऊपर चढ़कर हवा से लगा रहे थे। इतनी हिम्मत आ गई तुम्हें? उन लड़कों से तो लड़ नहीं पाते थे। मेरा भाई तुम्हें जान से मार देता। तब मैं भी रोता रोता कहने लगा था, तो क्या करता? तुम भी तो कॉलेज नहीं आ रही थी। इतने देर से मैं इंतजार करता रहता, हर रोज तुम आ क्यों नहीं रही थी? मुझे लगा तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया होगा और आज मैं देख भी चुका हूं। सच बताओ, वो तुम्हें कॉलेज नहीं आने दे रहा ना? वो तुम्हारे साथ कुछ कर तो नहीं रहा? तुम्हें मार तो नहीं रहा? सच बताओ। तब ईशा मुझसे कहने लगी थी, पागल हो क्या? मेरा भाई मुझे मारेगा। वो मुझे रोक नहीं रहा था, मैं खुद आना बंद कर चुकी थी। मैंने कहा, खुद? क्यों? आखिर तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती थी? तब ईशा ने कहा, मिलना तो चाहती थी, तुम ही तो मेरे दोस्त हो, इतने अच्छे दोस्त। भाई के मना करने के बाद भी मैंने एक दोस्त बनाया। मुझे पता नहीं कब तुमसे लगाव सा हो गया और तुम्हारी दोस्ती के कारण हर रोज मैं वहां आने लगी। लेकिन उस दिन तुमने पहाड़ी पर आवाजें लगाई थी, मेरे भाई को शक हो गया था। मैं जान गई थी तुम मेरे पीछे बार बार आओगे और तुम मारे जाओगे। क्या करती मैं? तब मैं कुछ देर के लिए चुप हो गया और कहने लगा, देखो ईशा, आज मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद करता हूं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बस एक बार साफ साफ बता दो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो साफ साफ बता दो, मैं कभी तुमसे मिलने नहीं आऊँगा। लेकिन मैं सच जानना चाहता हूँ, झूठ मत बोलना। ईशा की नज़रें नीचे की तरफ झुकी हुई थी और नज़रें उठते ही मैं जान गया था। उसने बस कहा था, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा भरोसा करो, हम दोनों एक नहीं हो सकते। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन हम दोनों एक नहीं हो सकते। तब मैंने कहा, मुझ पर भरोसा करो, मैं बहुत मेहनत करूँगा। भले ही मैं बचपन से गरीब था, मैं बहुत मेहनत करूँगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं एक ना एक दिन अमीर ज़रूर हो जाऊँगा। तब ईशा ने कहा था, तुम्हें क्या लगता है तुम गरीब हो, मैं इसलिए तुम्हारे पास नहीं आना चाहती? पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैं जितने चाहूँ उतने पैसे बना सकती हूँ। मैं तुम्हें भी अच्छी नौकरी दिलवा सकती हूँ, ढेर सारे पैसे दे सकती हूँ। मजबूरी ये नहीं है, मजबूरी कुछ और है। मैंने उससे पूछा था, आखिर मजबूरी क्या है? और उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा था, अब तक कुछ पहचान नहीं पाए? मेरा भाई क्या था, कुछ महसूस किया तुमने? मैंने कहा, हाँ, मुझे लगा वो भूत जैसा है या उसमें कोई शक्तियाँ हैं।
तो ईशा ने कहा, हाँ, मेरे भाई में सिर्फ शक्तियां ही नहीं हैं, वो खुद एक शक्ति जैसा है। मेरा भाई एक जिन्न है और मैं उसकी बहन जिन्नज़ादी, और मेरे पास भी वैसी शक्तियां हैं, लेकिन एक मजबूरी भी। तब मैं कह रहा था, अच्छा तो तुम्हें पैसों से कोई परेशानी नहीं है? तुम तो जिन्नज़ादी हो, तुम हर जगह खुश रह सकती हो, तुम तो मेरी बन सकती हो ना? तो उसने कहा, नहीं बन सकती। तुम्हें शायद नहीं पता, जो जिन्न और जिन्नज़ादी होते हैं वो जोड़ियों में होता है, भले ही भाई बहन क्यों ना हो। हम भाई बहन जब इकट्ठे थे उसके बाद हम एक की तरह रहे। अगर उसे किसी से इश्क हुआ, वो मुझसे अलग हो, तो मैं भी किसी से इश्क कर सकती हूँ। लेकिन तुम मानोगे नहीं, मेरा भाई कभी मुझे अकेला छोड़ेगा ही नहीं। उसे कोई पसंद आएगा ही नहीं, और जो उसे पसंद आया वो उससे कभी शादी करेगा नहीं। इसलिए मेरा यकीन करो, मेरा भाई मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे करीब मत आओ, तुम्हें बहुत नुकसान होगा। अब मैं जान गया था आखिर उसकी परेशानी क्या है। उसका भाई कभी उससे दूर नहीं होगा। अगर उसके भाई को किसी से इश्क हो जाए तो वो अपनी बहन को छोड़ देगा, और फिर ईशा को मुझसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब उसके भाई को बहकाना होगा। आखिर कैसे बहकाऊं? ईशा रोए जा रही थी क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था, और मैं ईशा से पूछे जा रहा था, तुम्हारे भाई को किस तरह की लड़की पसंद है? और जब मैं ये कहता वो और ज़्यादा रोने लगती। मैं उसका रोना रोक नहीं पा रहा था, और पीछे से भाग कर आता उसका भाई नजर आया। उस धुएं की चादर को चीरता हुआ उसका भाई वहां पर पहुंचा था, और गुर्राते हुए जैसे मुझसे कुछ बोलना चाहता था। उसकी बस एक आवाज़ निकली थी, ए। बस उसकी ए निकली, और वहां आगे आ गई थी ईशा। ईशा ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, देखो इसे नुकसान मत पहुंचाना, देखो इसके पीछे मत पड़ जाना, तुम्हें यहां से जाना होगा। उसने ये कहा था, और उसने ईशा को अपने हाथ में पकड़ लिया था। उसने ईशा की एक छोटी सी गेंद बनाई और हाथ में एक बोतल में घुसा दिया। उसने बोतल बंद कर दी थी और मुझसे कहा था, अब ईशा से तुम मिल नहीं पाओगे। मुझे पता है वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं देगी, इसलिए वो मेरी कैद में है। ये कहते हुए वो पहाड़ी के ऊपर चल पड़ा था। उस पहाड़ी के जिन्न और जिन्नज़ादी भाई बहन, और मुझे उसकी बहन पसंद थी। अपने साले को कैसे पटाऊं ये जानना चाहता था मैं। इसके लिए मुझे दोबारा शहर आना था। बचपन से किसी लड़की के लिए इतनी मेहनत नहीं की थी जो मैं अब कर रहा था। कोई ऐसी लड़की ढूंढ रहा था जो उसे पसंद आ जाए, जो खूबसूरत हो और वो उस जिन्न को पसंद करे। वैसे वो लंबा तगड़ा था, हैंडसम था। ऐसे लड़के को कोई भी लड़की पसंद कर ले। ईशा पता नहीं क्यों परेशान थी। ईशा ने कहा कि वो जिसे पसंद करता है वो उसे कभी पसंद नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो किसी लड़की को पसंद करे तो वो लड़की यकीनन हाँ ही करेगी। इतना हैंडसम तो था वो। लेकिन अब मैं एक ऐसी लड़की ढूंढना चाहता था जो जिन्न से शादी करती। इसीलिए शहर में जान पहचान वालों के पास मैं जाने लगा। कई लड़कियां जिससे मैं कभी बोल तक ना पाता था, मैं उनके पास रिश्ते लेकर जा रहा था। कॉलेज में भी कई खूबसूरत लड़कियां। मैंने उनसे कहा था, तुम्हें लंबे लड़के पसंद है ना? मेरा एक कज़न है, अगर तुम उसे पटा पाओ तो ढेर सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन इस बात के बाद जब मैं कहता वो एक जिन्न है, उनके होश उड़ जाते और कहते, पागल हो क्या? जिन्न चिपकवाना है? कैसी बात कर रहा है, पागल, भाग। और कोई भी लड़की मान नहीं रही थी। ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा निराश। सच में जिन्न से लोग डरते हैं और कोई लड़की उसे पसंद करेगी ही नहीं। तब एक तरकीब मिली थी। मेरी माँ पहले एक अस्पताल में काम किया करती थी, और उस अस्पताल में एक नर्स थी। उस नर्स को कैंसर हो गया था और वो स्टेज 4 पर है। कैंसर को ठीक नहीं किया जा सकता। वो नर्स बहुत खूबसूरत थी, उसका इलाज नहीं हो सकता और 2 सालों में वो मर जाती। मैं सीधा उसके पास पहुंच गया। मैंने उससे कहा, एक लड़का है, अगर तुम उसे पटाओ मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा, वो ढेर सारे पैसे तुम्हें मिलेंगे। तो उसने कहा, पैसों का मैं क्या करूंगी, और अगर उसे पता चला मैं 2 साल में मरने वाली हूं, वो कभी मुझसे शादी नहीं करेगा। मैंने तब उससे कहा था, बस अगर तुम उसे पटा लो, मैं वादा करता हूं वो कैंसर को ठीक कर देगा। वो हंस रही थी। कैंसर को कोई ठीक नहीं कर सकता, मेरा मरना तय है, मैं जान गई हूं और मुझे बुरा भी नहीं लगता। मैंने उससे कहा, मैं वादा करता हूं
अगर वो तुम्हें पसंद करे तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, मेरा भरोसा करो। वो हैरान होकर मेरी तरफ देख रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? बड़े बड़े डॉक्टर इस स्टेज 4 के कैंसर को ठीक नहीं कर सकते, वो कौन है जो कैंसर को ठीक कर सकता है? मैंने कहा, जिन्न। मैं एक ऐसे जिन्न को जानता हूं जो मेरी परेशानी का सबब बना हुआ है। मैं उसकी बहन को पसंद करता हूं, वो जिन्नज़ादी है। अगर तुम उसके भाई को पटा लो, तुम्हारी बीमारी भी गई, तुम्हें एक बहुत ही हट्टा कट्टा मर्द मिलेगा और मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा। एक तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, दूसरा बीमारी से निजात, तीसरा वो एक जिन्न है, जो मांगोगी वो मिलेगा। उसकी आंखें भी चमक गई थी और मेरे साथ वो उस पहाड़ी पर चढ़ने लगी थी। उसकी आंखों में जिंदगी नजर आ रही थी। वो दोबारा अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। वो बेड पर आ गई थी, लेकिन अब उसके पास एक आस थी कि वो दोबारा उठ सकती है, वो उस बीमारी को खत्म कर सकता है। उस पहाड़ी के ऊपर ले पहुंचा था मैं उसे और वहां आवाजें लगाने लगा था, ए कहाँ है? देख ईशा के भाई, मैं तेरा नाम तक नहीं जानता, तुझे बाहर आना होगा और मैं तेरे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। तब ईशा का भाई वहां पर आया था और उसके पीछे पीछे ईशा नजरें झुकाई हुई। तब ईशा उस लड़की को देखकर बड़ी हैरान सी हो गई थी, लेकिन फिर से उसने नजरें झुका ली। तब मैंने उस लड़की की तरफ देखा, कितनी खूबसूरत तो है, बस उसे कैंसर है, इसीलिए कोई लड़का उससे शादी नहीं कर रहा था। ये उससे शादी क्यों नहीं कर सकता? एक बार बस बात चलानी होगी। तब ईशा का भाई आगे आया और कहने लगा, अब बताओ, अब भी ईशा से मिलना चाहते हो? मौत के घाट उतार दूंगा तुम्हें। मैंने कहा, तैयार हूं मैं, उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन एक मौका तो दो। तुम्हारी बहन भी जिंदगी जीना चाहती है और तुम भी तो जिंदगी जीना चाहते हो, क्या तुम्हें तलाश नहीं प्यार की? तब वो मुस्कुराने लगा था। उसकी मुस्कुराहट में जैसे कुछ था। वो मुस्कुराता मुस्कुराता कहने लगा, मेरा प्यार मुझे दे सकते हो? अगर तुम मुझे प्यार में डाल सके तो ईशा मैं छोड़ दूंगा। मुझे मेरा प्यार मिल जाए, मैं बहन के साथ थोड़े ना रहना चाहता हूँ। समाज में इसी तरह तो होता है, जब तक बहन की शादी नहीं होती बहन भाई के पास होती है। अब जैसे ही मुझे एक अच्छी लड़की मिलेगी, इसे भगा दूंगा मैं। तब मैं उससे इशारा करके कह रहा था, ये देखो, ये लड़की है, ये इतनी खूबसूरत है और ये तुमसे प्यार करेगी। देखो, तुम्हें पसंद भी करने लगी है। उस लड़की ने भी सर हिलाकर हामी भर दी थी। अब सामने खड़ा वो जिन, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा था और ये कहे जा रहा था, सच बताओ, मेरा प्यार मुझे दोगे ना? मैंने कहा, हाँ मैं दूंगा। देखो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं उसे इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब उसका चेहरा खिलने लगा था। वो पहले थोड़ा सा भयानक दिख रहा था, लेकिन अब हट्टा कट्टा मुष्टंडा बन गया था और उसका शरीर चमक रहा था, जैसे एक चमक सी आ गई थी, चेहरे पर मुस्कान सी आ गई थी और पीछे से हाथ हिला रही थी। ईशा नहीं का जवाब दिए जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था ईशा कह क्या रही है। तब उसका भाई कहने लगा था, ठीक है, अब मेरा प्यार मिलेगा, मांगो क्या मांगते हो? मैंने कहा, वाह, अब तो बात बन गई। देखो, इसे कैंसर है, इसका कैंसर ठीक कर दो, फिर जो मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। तुम्हारा इश्क तुम्हारे सामने खड़ा है, नजरों में नजरें मिलाकर तो देखो। अब उसका चेहरा खिलने लगा था और वो बहुत ज्यादा खुश। उसने उस लड़की के सर पर हाथ घुमाया और जैसे उसका शरीर भी चमकने लगा था और उस जिन्न ने कहा, कैंसर ठीक हो गया, मैंने काम कर दिया, अब मेरा इश्क मिलेगा, मैं जिंदगी बिता पाऊंगा। ढूंढता रहा मैं इश्क सदियों सदियों, अब मिला जाके मेरा इश्क। और ईशा अब भी पीछे हाथ घुमाती रही। वो लड़की भी खुश थी क्योंकि उसका कैंसर उस जिन्न ने ठीक कर दिया था। पहले उससे खड़ा नहीं जा रहा था और अब वो पूरी तरह से चमकने लगी थी और अब वो बढ़कर उसे गले लगाना चाहती थी। वो जिन्न को गले लगाना चाहती थी और प्यार का इजहार करना चाहती थी, लेकिन उस जिन्न ने हाथ आगे कर दिया और कहा, ए लड़की, आगे कहाँ आ रही है? छूना मत, हट पीछे, हट, तेरा काम हो गया, निकल यहाँ से। मैं हैरान हो गया था, ये क्या कर रहे हो? तुमने काम कर दिया, अब अपने प्यार को अपनाओ, तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। तब वो जिन्न कहने लगा, अब जबान से मुकरना मत, इश्क मेरा मिलेगा और मेरा इश्क तो तुम हो। वाह, कैसे मुश्तंडे हो,
प्यार के लिए एक जिन्न से लड़ने को तैयार हो गए, मरने को तैयार हो गए। मैं तो हमेशा से एक ऐसा मर्द ढूंढ रहा था जिसमें इश्क की आग हो। देखो, तुम्हें मर्द पसंद नहीं, मैं बदल दूंगा। एक जिन्न हर चीज कर सकता है, मैं ऑपरेशन तक कर सकता हूं। तुम अब सिर्फ मेरे हो। भूलो ईशा को, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो लड़की वहां से भाग चुकी थी और पीछे ईशा की आंखें बयां कर रही थी माजरा क्या है। उसका भाई लड़कियों को नहीं, लड़कों को पसंद करता है और उसे पसंद आ गया था मैं। भाई बहन दोनों का प्यार मैं बन गया था। अब मैं क्या करूं? मैं उसे समझाता रहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूं, तुम्हारे लिए लड़की लेकर आया था। समझ ही नहीं पाया, तुम्हें लड़कियां नहीं पसंद? मैं कोई लड़का ले आऊंगा, देखो मैं तुम्हारे लिए ऐसा लड़का लेकर आऊंगा, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तब वो कहने लगा, ऐसा नहीं, प्यार तो एक बार होता है। देखो पहले भी मैं धोखा खा चुका हूं, इस बार प्यार हुआ है, धोखा नहीं खाना चाहता। ए लौंडे, बता इश्क करेगा कि नहीं? पीछे से ईशा उसे रोकने की कोशिश करती जा रही थी और वो जैसे मुझ पर झपट्टा मारने की कोशिश कर रहा था। ईशा पीछे से चीखने लगी, भागो यहां से, भागो, ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं। देखो अपनी इज्जत बचानी है तो भागो यहां से। मैं उस पहाड़ी से इतनी तेज भागा था कि वो लड़की जो 5 मिनट पहले से भाग रही थी उससे भी बहुत आगे निकल गया। ईशा ने उसे रोक लिया था, वरना वो मुझ पर झपट पड़ता। उसकी आंखों में वो वहशीपन था, वो मुझे पकड़ना चाहता था। ऐसा जिन्न जो मर्दों को पसंद करता हो वो मेरे पीछे पड़ चुका था। और उसके बाद मैं उस पहाड़ी से उतरा था और लगा था मुझे मैं बच गया हूं। अब समझ में नहीं आ रहा था ईशा को पाऊं कैसे, और समझ में ये भी नहीं आ रहा था उस जिन्न से पीछा छुड़ाऊं कैसे। जैसे ही मैं घर पहुंचा था, नहाने के लिए बाथरूम का दरवाज़ा खोला था, उसके पीछे वो जिन्न उस साबुन की डिब्बी के ऊपर छोटे आकार में खड़ा, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला सामने से बोला, शोरमा, मैं तो आ गया। मैं चीखता हुआ बाथरूम से बाहर निकला था। मेरी माँ ने पूछा था आखिर हुआ क्या। अब मैं क्या बताता। मेरी माँ भी बाथरूम में गई थी और वो वहाँ से गायब। इसके बाद मेरे उस तकिए के नीचे से, जैसे ही मैं तकिया सेट कर रहा था सोने के लिए, नीचे से एक सर निकला और सर उस जिन्न का था। शब्द फिर वही, शोरमा, मैं आ गया। बार बार उस रात वो कहीं से निकलता, कभी कहीं से, और हर बार मुझे एक ही नाम से पुकारता, शोरमा। उसने मेरा नाम प्यार से शोरमा रखा था। जब मुझे घर के बाहर सुबह के वक्त ईशा मिली थी तो वो बहुत निराश थी और मुझसे कह रही थी, मेरा इश्क अधूरा रह जाएगा। तुम्हें नहीं पता वो कितना खतरनाक है, वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। पिछली बार भी उसे धोखा मिला था, उस लड़के ने पहाड़ी के ऊपर से छलांग लगा दी थी, वो मर गया था, ये उसे बचा नहीं पाया, तब से सदमे में था। और अब उसे दोबारा इश्क हुआ है तुमसे। पिछली बार उस लड़के को इतना तंग किया था कि वो मरने तक को तैयार हो गया था। अब वो तुम्हें मेरा होने नहीं देगा। क्या करूं, मेरा इश्क अधूरा रह जाएगा और तुम उसे पसंद नहीं करते, तुम्हारा इश्क अधूरा रह जाएगा। और वो तुम्हें पसंद करता है, उसका इश्क भी अधूरा रह जाएगा। हम तीनों का इश्क अधूरा रह जाएगा। शायद मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान था। मेरा साला मेरा ही पूरा घरवाला बनने को तैयार था। उससे बचने की तैयारी सुबह से ही कर दी मैंने। जैसे ही ईशा वहाँ से जा चुकी थी, उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन मैं शहर के बड़े से बड़े तांत्रिकों को ढूंढने लगा। एक तांत्रिक के पास गया था और मैंने उससे कहा था, एक जिन्न मेरे पीछे पड़ चुका है, उस पहाड़ी पर रहता है। और उसने भी कहा था, आसान है, आसानी से भगा दूंगा। थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे लेकिन काम हो जाएगा। पैसों की परेशानी तो थी ही नहीं, अब ईशा जिन्नज़ादी है, वो आसानी से पैसे दे देगी। 1 लाख में बात हुई थी और उस तांत्रिक ने एक बड़ा सा झोला लिया और उस पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया। उसने मुझे इशारा करके कह दिया था, देखो तुम जिन्न से डर जाओगे, वो जिन्न बहुत खतरनाक होते हैं, तुम देख नहीं पाओगे। कोई दिल विल का दौरा पड़ गया तो ऐसा करो, पहाड़ी के नीचे खड़े हो जाओ, मैं आ जाऊंगा उस जिन्न को भगाकर, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। मैं नीचे खड़ा हो गया था।
मैं आधा घंटा इंतज़ार करता रहा था और मेरा यकीन कीजिए, ऊपर से भाग कर आता हुआ वो तांत्रिक सिर्फ लंगोट पहने हुए, और वो लंगोट भी पीछे से फटा हुआ था, इस तरह अधनंगा हुआ नीचे की तरफ भाग कर आया था। और मैं उसकी तरफ देखकर जिन को भगा दिया और वो मुझे गालियां देता हुआ, अबे ये कैसा जिन पीछे पड़वा दिया, मरवाएगा क्या? अबे ऐसे जिन से कोई नहीं बचा सकता भाई, कोई मर्द इसके पास नहीं जाना चाहेगा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मैं जानता हूं तुम्हें परेशानी क्या है। देखो मेरे कपड़े कुछ तो बचे हैं, तुम्हारे तो वो भी नहीं बचेंगे। वो तांत्रिक पिटकर आया था, वो अधनंगा होकर आया था, फिर भी मुझसे दूर जाते वक्त हंसता जा रहा था। मैं जानता था वो क्यों हंस रहा था। और उस पहाड़ी के नीचे तब अंधेरा हो चला था और मैं उस तांत्रिक को देखे जा रहा। मेरी आंखों से वो ओझल हो गया। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, पीछे से आवाज़ आई, शोरमा। मैं घबरा गया और उसने बड़े प्यारी सी आवाज़ में कहा, देख मेरे शोर में, तू कुछ नहीं कर पाएगा, अपने प्यार को अपना ले। प्यार को अपनाना ही सबसे बड़ा पुण्य होता है। तुझे स्वर्ग में जगह मिलेगी, अगर नहीं भी मिली मैं खुद घुसेड़ दूंगा स्वर्ग में, बन जा मेरा। वो मुझ पर झपट्टा मारना चाहता था क्योंकि मैं पहाड़ी पर था। इस इलाके में वो किसी नियम से बंधा हुआ नहीं था। मुझ पर हमला कर सकता था, लेकिन वो हमला करना नहीं चाहता था, प्यार जताना चाहता था, और ऐसा प्यार मैं भी ले नहीं सकता था। उससे बचने के लिए मैं पीछे भागा और तभी वहाँ पर ईशा आ गई। वो एक दूसरे से झगड़ने लगे थे। वो दोनों अपना प्यार पाना चाहते थे और वो जिन्न बार बार उससे कहे जा रहा था, जीजा तो ये तेरा बनेगा, मेरा नहीं बनेगा। वहाँ से भाग आया था मैं, लेकिन पूरी रात रोता रहा था। अब मुझे लगा था वो जिन्न मुझे नहीं छोड़ेगा और ईशा मुझे कभी नहीं मिल पाएगी। मैं क्या करता? अगले 2 दिन जगह जगह वो जिन्न मुझे दिखता रहता, परेशान करता रहता, और मैं उससे बचने की तरकीबें लगाता रहता। तरह तरह के तांत्रिकों के पास जाता, लेकिन ऐसा गे जिन्न देखकर हर कोई दूर भाग जाता। हर किसी को डर लगता उससे। अब मैं जान गया था उससे बचने का रास्ता नहीं है, मुझे भी छल करना होगा। एक ऐसा तांत्रिक जिस पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगे थे, लेकिन वो था तंत्र शक्तियों से बहुत शक्तिशाली। उसका नाम था दिग्जक्ष्यामी। उसका नाम ही किसी की ज़बान पर नहीं आता था और वो अपना नाम खुद बोल नहीं पाता था, क्योंकि वो कुछ शब्द अपने मुंह से निकाल नहीं पाता था। वो इतना शक्तिशाली था, एक बार उसने बैंक लूट लिया था और मुझे लगा शायद मुझे निजात वही दिला सकता है, लेकिन इस बार सच्चाई नहीं बतानी है, मुझे छल का इस्तेमाल करना है। मैंने उससे सौदा कर लिया था कि उसके ऊपर जितने भी केस चल रहे हैं, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं वो सारे केस हटा देगा। तुम्हें आज़ादी मिलेगी, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें कोई शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना है। मुझे पहले पीटना है, मुझे पहले बेइज्जत करना है, उसके बाद मैं तुमसे पिटने के कारण ये कहूँगा ये कितना हैंडसम तांत्रिक है। मैं तुम पर मोहित हो जाऊंगा और इसके बाद क्या क्या करना है मैं उसे समझा चुका था, लेकिन ये करना उस पहाड़ी पर है। वो तांत्रिक मान गया क्योंकि वो खुद उस केस से बचना चाहता था जिसके बाद उसे उम्र कैद की सज़ा हो जाती। मेरे साथ उस पहाड़ी की तरफ गया था वो। जैसे ही उस पहाड़ी पर चढ़ा, सामने वो जिन आकर खड़ा हो गया था और उसके पीछे ईशा नजरें झुकाए रोती हुई। जैसे ही वो जिन आगे बढ़ने लगा, मैंने तांत्रिक को इशारा कर दिया। तांत्रिक मुझे पीटने लगा और बार बार मेरे कान में पूछता, सही तो कर रहा हूं ना? मैं उसे कहता रहता, असली में मारो और जोर से मारो। उसने मुझे बहुत पीटा और वो जिन बार बार गुस्से में आगे बढ़ने लगता और मैं ऊंची आवाज में कहने लगता, यार कितना हैंडसम तांत्रिक है, मुझे इससे इश्क हो गया है। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? मुझे लड़कियां पसंद थी, इसने तो मर्द पसंद करवा दिए। मैं इस तांत्रिक को प्यार सा करने लगा हूं। वो जिन्न भी हैरान हो गया था। मुझे इस तरह से पिटते हुए देख वो बीच में आना तो चाहता और मैं गुस्से में कह देता, हमारे बीच में मत आओ, और वो पीछे हो जाता। कुछ समय मुझे पिटता हुआ देख वो बहुत हैरान हो गया था और मैं खड़ा होकर कहने लगा था, देखो तो सही, मैं तुम्हारी बहन को पसंद किया करता था, लेकिन ये तांत्रिक कैसा है
मुझे इस तरह से मर्द पसंद करने को तैयार करवा लिया। अब वो जिन्न उसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखने लगा था और यही तो मैं चाहता था। उस तांत्रिक को ये समझ में ही नहीं आया कि ये जिन्न है और उस जिन्न को उस तांत्रिक से प्यार हो गया। बस मेरा काम हो चुका था। उस जिन्न ने उसे जैसे ही पकड़ा, मैंने तांत्रिक को कहा था उस लड़के को खुद पर मोहित करना है और बस एक बार कहना है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। एक बार कह देना, उसके बाद वो भागे या जो मर्जी करे, मैं केस तुम्हारे साफ करवा दूंगा। इसके बाद उसने जैसे ही कहा, कितना तगड़ा लड़का है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उस जिन्न ने भी कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वहाँ से एक चमकती हुई रोशनी निकली। मुझे साफ साफ वहाँ चमकती हुई एक रस्सी जैसी रोशनी दिख रही थी जो उस जिन्न और जिन्नज़ादी ईशा से जुड़ी हुई दिख रही थी। लेकिन वो रस्सी निकली और उस तांत्रिक के साथ जुड़ गई, उनकी जोड़ी बन गई थी। और तब उसे अपनी गोद में उठाकर वो हवा में उड़ता हुआ जिन्न बोला था, ये आज़ाद है, अब चाहे इससे इश्क करो, चाहे कोई और लड़का ढूंढो, ये तो मेरा है, मैं इसे नहीं दूंगा। अगर इसे मुझसे छीनने की कोशिश की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यही तो चाहता था, ईशा अब मेरी है। और वो हवा में उड़ता हुआ पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया और मैंने ईशा से बस यही कहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ईशा ने भी जब ये कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, उसकी कलाई से वो रस्सी जैसी रोशनी मेरी कलाई से जुड़ गई और वहाँ वो चमकती हुई रोशनी आंखों में मेरे समा गई। वो अब मेरे साथ जुड़ गई थी। जोड़ियों में ही तो होते हैं जिन्न। उसे भी एक जोड़ीदार मिल गया था और उसके भाई को भी एक जोड़ीदार मिल गया था। और ये बात बाद में मैंने माँ को भी बता दी। माँ को मैंने ये नहीं बताया कि वो एक जिन्नज़ादी है, लेकिन मैंने ये ज़रूर बताया कि एक बहू उनके लिए मिल गई है। मेरी माँ भी हैरान, एक ऐसी जिन्नज़ादी जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती थी। मुझे एक अच्छी सी छोटी दुकान पर लगवाया, उस पैसों से मुझे एक बिजनेस बना के दिया। अगले 2 सालों में मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया था और वो कोई भी ख्वाहिश रखती ही नहीं थी सिवाय मेरे साथ रहने के। एक जिन्नज़ादी जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और 2 सालों बाद उस पहाड़ी के ऊपर मैं मिलने गया था अपने साले को, और वो जिन्न बहुत ज़्यादा खुश मुस्कुराकर मेरी तरफ देखता जा रहा था और कह रहा था, तुमने तो मेरी ज़िंदगी बना दी, वरना हम ऐसे ट्रायंगल में फंसे रहते। मैं प्यार ना पा पाता, तुम प्यार ना पा पाते, मेरी बहन प्यार ना पा पाती, अब सबने प्यार पा लिया। लेकिन उसके पास खड़ा वो तांत्रिक निराश था और उसकी आंखों से आंसू बह भी रहे थे और अपने आप गायब भी हो रहे थे। तब उस तांत्रिक ने मेरी तरफ देखकर कहा था, क्या छला है तूने, एक खाई से बचा लिया और एक खड्डे में गिरा दिया। अब मैं थोड़ा सा घबराया हुआ भी था। तभी उस तांत्रिक ने कहा, मैं इस जिन्न से मांग लेता कि वो तुझे मार दे, लेकिन अपने जीजा को ये मार ही नहीं सकता। कमीने, तू तो बच गया, मुझे फंसा दिया। अब मैं बहुत खुश हो गया था। अब उस तांत्रिक को भी जैसे उसकी ज़िंदगी की सज़ा मिल गई थी। जो अदालत नहीं कर पाई वो उस जिन्न ने कर दिया था। और उसके बाद मैं जाते जाते मुस्कुराते हुए उसके मुंह से उसका नाम सुनना चाहता था। वो अपना नाम कभी बोल नहीं पाता था, थोड़ा सा हकलाता था। और मैंने मजाक में ही कहा था, वैसे मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम्हारा नाम क्या था? उसने अपनी शर्माती हुई नज़रों से कहा था, शोरमा।